चलिए भाई, तो आज शुरू करेंगे हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, लिखना शुरू करिए, हेडिंग डालिए क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स हेडिंग डाल दीजिए। तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, सबसे पहले मैं डेफिनेशन बता देता हूँ। ठीक है, डेफिनेशन बताने में ज़्यादा आसान हो जाता है। ठीक है, वैसे डेफिनेशन की कोई इम्पोर्टेंस है नहीं बहुत ज़्यादा। ठीक है, नहीं आपसे कोई डेफिनेशन पूछने वाला है। तो डेफिनेशन क्या है मैं लिख दे रहा हूँ, आप भी लिखते जाइए साथ साथ। ठीक है, इट इज़ डिफाइंड एज अ, इट इज़ defined as a vector quantity. It is defined as a vector quantity. It is defined as a vector quantity whose magnitude is equal to the whose magnitude is equal to the whose magnitude is equal to the product of magnitude of first vector with perpendicular component with magnitude of perpendicular component of the second vector on the first vector and its direction is always perpendicular to the both given vectors and is given by right hand रूल। नोट करिए, फिर हम आपको समझाते हैं डिटेल में। हाँ भाई, तो जैसा कि डेफिनेशन में दिखाई दे रहा है, ये दिल को हिला देने वाला डेफिनेशन है। ठीक है, मतलब बच्चा अगर पहली बार पढ़े तो थोड़ा सा दिक्कत होती है, बट पहली बात ये दिमाग में उतार लीजिए कि डेफिनेशन 99.99% कोई पूछता नहीं है। दूसरी बात, जितना खतरनाक दिख रहा है उतना खतरनाक है नहीं। ठीक है, चलिए शुरू करते, समझाने का प्रयास करते हैं आपको। मान लेते हैं, पहले समझिए उसके बाद में नोट करिएगा। मान लेते हैं कि फॉर एग्जांपल इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर मेकिंग एंगल थीटा with each other, ठीक है, and we have to find A vector cross B vector। तो सर जबरदस्ती है अभी शुरुआत, ये पहली बात तो हमको हमेशा से पता होता है कि ए और बी के बीच का आप एंगल थीटा ही मानोगे। ठीक है, दूसरी बात ये कि आप क्यों लिख रहे हो कि हमें ए क्रॉस बी निकालना है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है।
क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है भी हम आपको आगे भी पढ़ाएंगे, पहले से पता चल रहा है कि ए क्रॉस बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम करने क्या जा रहे हैं। इसलिए हमें पता होना चाहिए कि हम किस तरीके का क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं, ए क्रॉस बी कर रहे हैं या बी क्रॉस ए कर रहे हैं। क्योंकि जैसा कि आप डेफिनेशन में देख रहे होगे फर्स्ट वेक्टर सेकंड वेक्टर लिखा जा रहा है, राइट। तो जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि हम ए क्रॉस बी कर रहे हैं या बी क्रॉस ए कर रहे हैं, तब तक आपको नहीं पता चलेगा कि फर्स्ट वेक्टर कौन और सेकंड वेक्टर कौन, ठीक है। तो अगर आप ए क्रॉस बी करना चाह रहे हो माय डियर, तो ए वेक्टर जो है हमारा वो क्या है, फर्स्ट वेक्टर, और जो बी वेक्टर है हमारा वो सेकंड वेक्टर। तो चलिए डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम लोग काम करते हैं, ठीक है। कंसीडर द सिचुएशन, बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक। मान लीजिए कि हमारा ये वेक्टर ए वेक्टर है और ये वेक्टर हमारा बी वेक्टर है। अभी हम सिर्फ मैग्नीट्यूड के लिए काम कर रहे हैं, बहुत ध्यान समझिएगा, ठीक है। तो क्या कहा जा रहा है, क्रॉस प्रोडक्ट क्या है, इट इज डिफाइंड एज अ वेक्टर क्वांटिटी, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट करने से आपको एक वेक्टर क्वांटिटी मिलने वाली है, ठीक है, ठीक है। इट इज डिफाइंड एज अ वेक्टर क्वांटिटी हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ, चाहो तो मैं पहले यहाँ मेंशन कर दे रहा हूँ कि आई एम कैलकुलेट, वी आर डूइंग कैलकुलेशन फॉर मैग्नीट्यूड ओनली, यानी अभी हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, ए क्रॉस बी का सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालने जा रहे हैं। तो अभी है स्टेप 1, पहला स्टेप है कैलकुलेशन फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, जिसको आप क्या लिख सकते हो, दैट इज मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, ये लिखा जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, है कि नहीं। तो चलिए, तो मान लेते हैं कि मेरे पास एक वेक्टर है ए वेक्टर और ये वेक्टर है बी वेक्टर, और इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है। अब हौले हौले जो लिखा है वही पढ़ो। इट इज डिफाइंड एज अ वेक्टर क्वांटिटी, यानी क्रॉस प्रोडक्ट करने से एक वेक्टर क्वांटिटी आएगी, वेरी गुड, जिसका मैग्नीट्यूड इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर। यानी कि अगर अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन में चलूं तो ए वेक्टर और बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है जिसका मैग्नीट्यूड कितने के बराबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ पहला वेक्टर का मैग्नीट्यूड, पहला वेक्टर है ए, यानी इसका मैग्नीट्यूड कितना हुआ बनना, ए, यानी ए इंटू किसके साथ, विद द मैग्नीट्यूड ऑफ परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ द सेकेंड वेक्टर। यानी सेकेंड वेक्टर के दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट होगा ये वाला जो कि पहले वाले के अलोंग है, जो कि आप क्या कहते हो, बी कॉस थीटा, याद हो तो थीटा के साइड वाला कंपोनेंट, और बी का पर दूसरा कंपोनेंट जो कि ए के परपेंडिकुलर है, इसको आप लोग क्या कहते हैं, बी साइन थीटा। बात समझ में आएगी नहीं है। तो डेफिनेशन में क्या कहा गया, पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू दूसरे वेक्टर का परपेंडिकुलर कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड, यानी किससे मल्टीप्लाई करना है, बी साइन थीटा से। नहीं समझ में आया, पहले वेक्टर के मैग्नीट्यूड में दूसरे वेक्टर के परपेंडिकुलर कंपोनेंट से मल्टीप्लाई होगा, यानी क्या हो गया, क्या हो गया, ए इंटू बी साइन थीटा। बात समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है। तो अभी आपने सिर्फ ये निकाला है कि ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या होता है, इतना तो याद ही हो गया होगा कि इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो अभी आपने क्या काम किया है, सिर्फ आधा काम किया है। अभी आपने सिर्फ क्या निकाला है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या होता है। बाय द वे ये भी तुम्हारे लिए बहुत काम की चीज है, इसको याद रखना, चाहे ऐसे और चाहे ए क्रॉस बी बराबर ए का मतलब क्या हुआ, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी का मतलब क्या हुआ, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू साइन थीटा। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब हम लोग कैलकुलेशन अब करेंगे, जुगाड़ लगाएंगे डायरेक्शन के लिए। तो देखिए, and its direction is always perpendicular to the both of the given vector, it is given by right hand rule।
बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 12th पॉइंट ऑफ व्यू से। क्रॉस प्रोडक्ट क्लास 12th में बहुत यूज होता है, हद से ज़्यादा यूज होता है, ठीक है, इसलिए बहुत ध्यान से सुने। इतनी बात समझ में आ गई, ये याद रख लेंगे, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए अच्छा पहले। तो अब मैग्नीट्यूड आ गया है, एक ए क्रॉस बी का जो टोटल मैग्नीट्यूड है वो ए बी साइन थीटा है। अब डायरेक्शन की बात है तो मैं जगह यहाँ पे बनाता हूँ और राइट हैंड रूल आपको लगा के बताता हूँ कि डायरेक्शन किधर होगी, ठीक है। तो स्टेप 2 हम लोग करेंगे, ये स्टेप 1 था, हम स्टेप 2 में आपको बताएंगे डायरेक्शन कैसे निकाली जाती है ए क्रॉस बी की, ठीक है। तो स्टेप 2, ठीक है, टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। दैट इज डायरेक्शन के लिए हमेशा एक यूनिट वेक्टर इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे यूनिट वेक्टर जनरली बुक्स में यूज किया जाता है ईटा, ठीक है। एन की टांग खींच लीजिए, बन जाएगा ईटा। आएगा समझ में, क्लियर। तो अब हम लोग थोड़ा 3D खेलेंगे। मान लीजिए कि ये आपके पास एक 3 डायमेंशनल प्लेन है, थोड़ा सा हम इसको 3D में बनाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। ये एक प्लेन है, इट इज अ प्लेन, ठीक है। प्लेन में हमारे पास एक वेक्टर ये ए पड़ा हुआ है और एक दूसरा वेक्टर हमारे पास बी पड़ा हुआ है, जैसे पहले भी हम बना रहे हैं, ठीक है। These two vectors are lying on this plane, इस प्लेन के ऊपर पड़े हुए हैं। मतलब जैसे अगर ये मेरा हाथ प्लेन है तो एक वेक्टर ये पड़ा हुआ है और एक वेक्टर ये पड़ा हुआ है, ठीक, ओके। मेरा हाथ प्लेन है, ये ब्लू वाला मार्कर, ये ब्लैक वाला मार्कर, ब्लू वाला आप ए मान लीजिए, ब्लैक वाला बी मान लीजिए। तो बोथ आर द वेक्टर्स लाइंग ऑन द सेम प्लेन, ठीक है। अब करना क्या है, इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो थीटा है और हमको ए क्रॉस बी निकालना है। तो देखो मैंने थीटा के साथ मैंने एक एरो टाइप बनाया है, इससे ये क्लियर हो रहा है कि हमारे लिए ए फर्स्ट है और बी सेकंड है। अब क्या होता है राइट हैंड रूल, आपको अपने राइट हैंड की फिंगर्स को पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर की तरफ घुमाना है, देन थंब विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। आई बात समझ में, यानी आप ये कह सकते हैं जब हम ऐसे ए से बी की तरफ घुमाएंगे तो थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं, ईटा कैप। आई बात समझ में। तो आप खुद इमेजिन करिए कि अगर ये मेरा हाथ है, ये आपका ब्लैक वाला मार्कर सपोज ए हो गया, ये ब्लू वाला मार्कर बी हो गया, ठीक है, ओके। ब्लैक वाला मार्कर ए हो गया, ब्लू वाला मार्कर बी हो गया। तो ब्लैक वाले से ब्लू वाले की तरफ फिंगर घुमाएंगे, हम किधर आया, ऊपर, यानी इस प्लेन के परपेंडिकुलर। गेटिंग द पॉइंट, हाई बस वन में मतलब ये कि अगर ए क्रॉस बी है तो हमारा जो डायरेक्शन आएगा वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर आएगा, यानी यही डायरेक्शन आप कह सकते हैं ए क्रॉस बी की होगी, या आप इसी को कह दीजिए ये ईटा कैप डायरेक्शन है। आई बात समझ में, नहीं क्लियर हुआ। तो बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल, जब हम एक वेक्टर से दूसरे वेक्टर की तरफ राइट हैंड के फिंगर्स घुमाते हैं तो थंब इंडिकेट करता है डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। आगे बात समझ में। तो ये हो गया ए क्रॉस बी का डायरेक्शन, ये हो गया ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन इज कंप्लीट वेक्टर। आई बात समझ में, ठीक है। तो ये क्या है, ये ए क्रॉस बी का डायरेक्शन है, दिस इज डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, दैट इज ईटा। क्लियर। तो कंप्लीट करते दोनों को जोड़ के नीचे वाले हिस्से को मिटा रहे हैं। सो वी नो दैट, क्या जानते हैं हम लोग कि अगर कोई भी वेक्टर होता है, वेक्टर
कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। यहाँ पे इस समय हम कौन से वेक्टर की बात कर रहे हैं, किसको निकाल रहे हैं उतनी देर से, ए क्रॉस बी को। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, ठीक है, और डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ईटा कैप। ये भी फॉर्मूला बन गया। और अच्छे से करना चाहते हो तो इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, क्योंकि आपने देखा कि ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या होता है, ए बी साइन थीटा होता है। तो आप फॉर्मूला अल्टीमेटली लिख सकते हो ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन थीटा और साथ में हुआ ईटा। नहीं समझे? क्लियर? अगर किसी बच्चे को बाई चांस दिक्कत भी आती है तो अगर वो थोड़ा सा डायग्राम पे ही ध्यान दे, बाकी और चीज़ों पे ध्यान ना दे कि हमने ये कंपोनेंट फलाने के कंपोनेंट साथ मल्टीप्लाई किया, तो बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता। बशर्ते बस उसको इतना जरूर याद रहे कि ए और बी एक ही प्लेन पर है और ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन है वो उन दोनों, वो जो प्लेन है प्लेन के परपेंडिकुलर है। आई बात समझ में? ठीक है, क्लियर रहेगा। तो आप एक चीज नोटिस करिए, ए क्रॉस बी शुरुआत से चिल्ला रहे हैं, ए क्रॉस बी एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करने से मैग्नीट्यूड भी आता है और डायरेक्शन भी आता है, यानी कुल मिला के कंप्लीट वेक्टर क्वांटिटी आती है। इसी वजह से हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। आई बात समझ में? ठीक है, इसको कॉपी कर लीजिए, इसको आप स्टेप 3 कह सकते हैं। स्टेप 3 क्या है ये? हमने निकाला एक्सप्रेशन फॉर ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का एक्सप्रेशन निकाला हमने, जो कि आया ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा थीटा। तो अब एक हैश टैग या बुलेट लगा के लिख लीजिए, बिकॉज as a result of cross product of two vectors, because as a result of cross product of two vectors, because as a result of cross product of two vectors, we get a vector quantity, we get a vector quantity, we get a vector quantity. That's why cross product is also known as vector product. That's why cross product is also known as vector product. Cross product is also known as vector product. अब हेडिंग डालिए एस्टिमेशन ऑफ बी क्रॉस ए या एक्सप्रेशन ऑफ बी क्रॉस ए। एक्सप्रेशन ऑफ बी क्रॉस ए हेडिंग डालिए। अभी आपने एक्सप्रेशन निकाला ए क्रॉस बी का, अब हम बी क्रॉस ए के बारे में बात करते हैं। सब कुछ वही है मान लीजिए। तो अब देखिए क्या फर्क पड़ता है। मैं जो बात आपसे कह रहा था कि ए क्रॉस बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता, तो क्यों नहीं होता, अब हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए एक बात तो तय है कि अगर आप चाहे ए क्रॉस बी निकालो चाहे बी क्रॉस ए निकालो, तीन बातों में कोई फर्क नहीं पड़ा है। ना ही ए के मैग्नीट्यूड में फर्क पड़ा है, ना ही बी के मैग्नीट्यूड में फर्क पड़ा है। क्या ए की लंबाई चेंज हो जाएगी? नहीं। बी की लंबाई चेंज हो जाएगी? नहीं। क्या एंगल चेंज हो जाएगा? नहीं। आपने सिर्फ क्या चेंज किया है? सेंस। अब आपका जो पहला वेक्टर है वो बी है और दूसरा वेक्टर क्या है? ए। हम आपको बताने जा रहे हैं एक्सप्रेशन फॉर बी क्रॉस ए। तो जब आप बी क्रॉस ए करेंगे ऑब्वियसली, फिर से हाथ पे देखिए, मान लीजिए ये ब्लैक वाला एंड ब्लू वाला, ठीक है, तो ब्लू ये है ब्लैक ये है। अगर ये इसको बी मान लूँ इसको ए मान लूँ तो ऐसे हाथ लगाना पड़ेगा। बी से ब्लू वाले की तरफ, बी से ए की तरफ हम थंब फिंगर्स घुमाएंगे, थंब किधर आ जाएगा? नीचे, यानी प्लेन के डाउनवर्ड्स। बात समझ में आ गई? यानी कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आप एक्सप्रेशन ऑफ बी क्रॉस ए निकालना चाहते हैं
तो आपका जो बी क्रॉस ए का जो दिशा आएगा वो डाउनवर्ड्स आ जाएगा, यानी ये डायरेक्शन किसकी होगी, डायरेक्शन ऑफ बी क्रॉस ए। और इतना तो वेक्टर में मैं पढ़ा ही चुका हूं कि अगर ऊपर प्लस ईटा है तो नीचे माइनस ईटा हो जाएगा। आई बात समझ में? हेंस अगर मैं बी क्रॉस ए लिखना चाहता हूं तो क्या ए बी साइन थीटा यहां सेम नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि ए है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो कि नहीं बदला, बी है बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो कि नहीं बदला, थीटा है ए और बी के बीच का एंगल जो कि नहीं बदला, बदला सिर्फ क्या है, डायरेक्शन। उसमें प्लस ईटा मल्टीप्लाइड था, इसमें माइनस ईटा हो गया है। आई बात समझ में? ठीक है, क्लियर हो गया। यानी कि हम कह सकते हैं कि बी क्रॉस ए, ठीक है, कितना हो गया, माइनस का ए बी साइन थीटा और ये हो गया थीटा। बात समझ में आई? यानी कि ये कोई अलग से आप सेपरेट फॉर्मूले की तरह मत याद करिए, ना ही मैं बॉक्स बना रहा हूं, मैं सिर्फ आपको इतना बताने का प्रयास कर रहा हूं कि आप एक कंपैरिजन कर रहे हैं ए क्रॉस बी में और बी क्रॉस ए में। यानी कि अगर ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों को आप देखो तो दो बातें सामने आती हैं। क्या कि ए क्रॉस बी किया जाए चाहे बी क्रॉस ए किया जाए, दोनों केस में मैग्नीट्यूड ए बी साइन थीटा ही था। राइट, क्लियर हुआ? यानी अगर मैं कंपैरेटिवली एक पॉइंट बनाऊं तो ये समझ में आया कि हमने ए क्रॉस बी किया, मैग्नीट्यूड निकाला तो हमने लिखा ए बी साइन थीटा, और हमने जब बी क्रॉस ए लिखा तो भी मैग्नीट्यूड हमने वही लिखा ए बी साइन थीटा। पहला पॉइंट ये निकल के आया। दूसरा पॉइंट ये कंपैरेटिवली निकल के आया कि ए क्रॉस बी भले ही मैग्नीट्यूड में बी क्रॉस ए के बराबर हो, लेकिन डायरेक्शन में तो अलग अलग है ना। इस वजह से हम ए क्रॉस बी को बी क्रॉस ए के बराबर कंप्लीटली नहीं कह सकते। तीसरी बात हमारे दिमाग में ये आ गई कि अगर ए क्रॉस बी को हम कंपेयर करें और बराबर करने की कोशिश करें बी क्रॉस ए से, तो आप दो में से किसी भी एक साइड आप माइनस लगा दो, बराबर हो जाएगा। भाई इस फॉर्मूले में अगर आप माइनस लगा दें तो वही आ जाएगा, नहीं आ जाएगा ए क्रॉस बी वाला? आई बात समझ में? तो ये हमने आपको कंपैरिजन बताया बिटवीन ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए। बात समझ में आ गई? नोट कर लीजिए इसको। तो यानी कुल मिला के एक बात क्लियर हो गई कि क्रॉस प्रोडक्ट में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होता है, क्योंकि फॉलो हो रहा होता तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए बराबर होता है। ठीक है, चलिए कुछ दो खास प्रॉपर्टीज आपको बता देते हैं क्रॉस प्रोडक्ट की। तो हेडिंग डाल दीजिए, प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। पहली प्रॉपर्टी है, इट फॉलोज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। फॉर एग्जाम्पल, इट फॉलोज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मतलब ये कहने का कि एसोसिएट किया जा सकता है। मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए ए क्रॉस बी क्रॉस सी है, बहुत ध्यान दीजिएगा, तो आप ए क्रॉस बी पहले कर लीजिए, जो आए उसको लेफ्ट में रख के सी से मल्टीप्लाई कर लीजिए, या आप ए क्रॉस सी क्रॉस बी कर सकते हैं। ठीक है, ओके, नहीं कर सकते हैं। कैसे? देखिए बात को ध्यान दीजिए, अगर आप ऐसा कर देंगे तो सी इधर आ गया, बी इधर चला गया। मैंने क्या कहा था, कम्यूटेटिव नहीं लगना चाहिए। बात समझ में आया? मतलब हमारा सिर्फ कहने का इतना तात्पर्य है कि अगर 2 या 3 वेक्टर्स मल्टीप्लाई किए जा रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट में, वैसे भी
3 वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट अपने कोर्स में नहीं, फिर भी स्टिल मैं आपको बता रहा हूँ। अगर 3 वेक्टर हैं तो आप पहले किसी 2 का आप एसोसिएशन कर सकते हैं, या आप ऐसे कर लीजिए A क्रॉस B क्रॉस C में पहले आप B क्रॉस C कर लीजिए, फिर जो B क्रॉस C से आए उसको इधर ही रखिएगा और A को इधर ही रखिएगा। मींस ऑर्डर नहीं चेंज होना चाहिए, ऑर्डर चेंज हो जाएगा तो आंसर में माइनस का लफड़ा आ जाएगा। आई बात समझ में? ठीक है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। मतलब A क्रॉस B आपने किया, सपोज A क्रॉस B करने से आंसर आ गया D वेक्टर, तो अब D इसकी जगह पे आ जाएगा, फिर D इंटू C ऐसे करेंगे आप आगे पीछे नहीं कर सकते। समझ गए? जैसे ये आ गया B क्रॉस C करने से X आ गया, तो X हमेशा राइट में ही रखा जाएगा, ठीक है, और A को हमेशा लेफ्ट में ही रखा जाएगा। क्लियर है? ऑर्डर शुड नॉट बी चेंज्ड। यहाँ पे हैशटैग लगाए दे रहे हैं, ऑर्डर शुड क्या, मस्ट नॉट बी चेंज्ड। नोट कर लीजिए। चलिए अब अगली प्रॉपर्टी समझते हैं। अगली प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो लिखिए नंबर 2, इट फॉलोज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इट फॉलोज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में भी ध्यान दीजिएगा कि कभी भी आपका ऑर्डर ना चेंज हो। मतलब ऐसे देखिए, मान लीजिए कि A क्रॉस B प्लस C लिखा हुआ है, तो आप भले ही इसको डिस्ट्रीब्यूट करा दीजिए, मतलब A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर कर लीजिए प्लस A वेक्टर क्रॉस C वेक्टर कर लीजिए। देख रहे हैं, दोनों केस में A हमने लेफ्ट में ही रखा हुआ है, ठीक है। तो ऑर्डर मस्ट नॉट बी चेंज, यहाँ भी हैशटैग लगा लीजिएगा। समझ गए? चलिए, 2 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होने के बाद अब कुछ कंक्लूजन्स की बात कर लेते हैं। हेडिंग डालिए, सम इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स फ्रॉम क्रॉस प्रोडक्ट। सम इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स फ्रॉम क्रॉस प्रोडक्ट। Some important conclusions from cross product. Some important conclusions from cross product. Some important conclusions from cross product. नंबर 1 पहला डालिए। पहला कंक्लूजन ये है कि कभी भी 2 पैरेलल वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट कभी भी किया जाएगा हमेशा 0 आएगा। राइट? रॉन्ग, 0 वेक्टर आएगा, क्योंकि 2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर होता है। ठीक है, ये डॉट प्रोडक्ट नहीं है, और ध्यान दीजिएगा क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट में बहुत बड़ा फर्क है। ज़रा सी चूक हो जाएगी, क्रॉस प्रोडक्ट आपका गलत आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो लिखिए पहला कंक्लूजन नंबर 1, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एनी 2 पैरेलल वेक्टर्स, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एनी 2 पैरेलल वेक्टर्स इज cross product of any 2 parallel vectors is always a null vector. The cross product of any 2 parallel vector is always a null vector. ठीक है, मतलब एग्जाम्पल के तौर पे, फॉर एग्जाम्पल, if A vector and B vector are parallel to each other, समझिएगा, parallel to each other, अगर एक दूसरे के पैरेलल है, that is कहने का मतलब क्या हुआ, थीटा इसके बीच का कितना हो गया, 0 डिग्री। ठीक है, तो we know that, हम क्या जानते हैं, A क्रॉस B का अगर हम फॉर्मूला लगाएंगे तो आएगा A इंटू बी इंटू साइन थीटा इंटू ईटा। ठीक होता है, क्योंकि थीटा का वैल्यू कितना है, 0, क्योंकि पैरेलल है। राइट? इस सिचुएशन में A क्रॉस B बराबर आ जाएगा A इंटू बी इंटू साइन 0 डिग्री इंटू ईटा। साइन 0 की वैल्यू 0, ध्यान से समझिएगा। A क्रॉस B बराबर A इंटू बी इंटू 0 इंटू 0 इंटू क्या हो गया, इंटू अ वेक्टर। अगर आपको याद हो तो हमने आपको पढ़ाया था प्रॉपर्टीज ऑफ नल वेक्टर। अगर किसी वेक्टर में 0 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो नल वेक्टर आता है।
तो ये यूनिट वेक्टर है, 0 से मल्टीप्लाई हो गया तो A क्रॉस B बराबर, आप 0 नहीं 0 वेक्टर लिखिए। ठीक है, तो एक प्रकार से ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन हो गया कि अगर कभी आपसे कोई ये कह दे कि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 है, तो ये भी संभावना है कि वो दोनों आपस में कैसे हों, पैरेलल हो। अभी हम आपको इसी कंसेप्ट के ऊपर एक क्वेश्चन भी कराएंगे, पहले इसको नोट करिए। एक चीज और, यही कारण है दैट्स व्हाई आप कह सकते हो कि I क्रॉस I हो या J क्रॉस J हो या K क्रॉस K हो, ये सब कितने आएंगे, 0 आएंगे। क्यों? क्योंकि I पैरेलल होंगे। एक्चुअली I क्या हो गए, इक्वल वेक्टर्स हो गए। इक्वल वेक्टर्स हमेशा पैरेलल होते हैं। ठीक है, J भी इक्वल हो गए एक दूसरे के, K भी इक्वल हो गए, यानी सब आपस में क्या है, पैरेलल है। I के साथ पैरेलल है, J के साथ पैरेलल है, K के साथ पैरेलल है, इसलिए कभी भी सेम टू सेम का क्रॉस प्रोडक्ट होगा। मतलब यहाँ से एक और पॉइंट सामने आ रहा है, समझने वाले समझ जाएंगे क्या, यानी हम इससे अगर समझना चाहें तो एक बात ये भी समझ में आ रही है कि सेम वेक्टर का सेम वेक्टर में क्रॉस प्रोडक्ट करने से भी क्या आता है, नल वेक्टर आता है। आएगा समझ में? ठीक, आप नोट करिए। चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं। मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, जो लोग ये वीडियो देख के नोट्स बना रहे होंगे वो क्वेश्चन सुन के लिख लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन ये है, हमारी शीट में क्वेश्चन नंबर 117 है, गिवन A क्रॉस B, यानी A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर एंड B वेक्टर क्रॉस C वेक्टर इज ऑल्सो 0 वेक्टर। First off, prove that A vector cross C vector is equal to 0 vector. ठीक है, तो अब मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। This is question number 117. ठीक है, क्वेश्चन ऐसा लिखा, चलो मैं क्वेश्चन भी लिख देता हूँ, एक ही लाइन का है। गिवन है A क्रॉस B is equal to 0 vector and B क्रॉस C is also 0 vector. ठीक है, full stop. प्रूव दैट, प्रूव करिए कि A वेक्टर क्रॉस C वेक्टर इज ऑल्सो नल। ठीक है, तो सॉल्यूशन माय डियर ये है कि क्योंकि A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर इज इक्वल टू 0, तो एक बात तो तय है कि A वेक्टर इज पैरेलल टू B वेक्टर। ये तो पढ़ाया, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 है, तो इसका मतलब उनके वो आपस में कैसे हैं, पैरेलल हैं। ठीक है, A वेक्टर इज पैरेलल टू B वेक्टर। चलो फर्स्ट कंडीशन आ गई, क्योंकि B क्रॉस C भी नल वेक्टर है, इसका मतलब B वेक्टर इज आल्सो पैरेलल टू C वेक्टर। इक्वेशन नंबर सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से A B के पैरेलल है, B C के पैरेलल है, इसका मतलब A और C भी आपस में पैरेलल है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड A इज पैरेलल टू C, और अगर दो वेक्टर पैरेलल है तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट कितना आता है, 0। इसलिए A वेक्टर क्रॉस C वेक्टर बराबर 0, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में ये टॉपिक हम लोग कंप्लीट करेंगे।